मनुस्मृति एक बड़ा ग्रंथ है, कहना चाहिए कि उसे भारतीय संविधान के रूप में देखते हैं। एक वर्ग जो है, एक बड़ा तबका जो है, वो मनुस्मृति को संविधान स्वरूप लागू करना चाहिए। उनका ये कहना है कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू हो। कितना देखते हैं आप इसे? मनुस्मृति, अगर संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर दिया जाए तो किस तरह से आप मानते हैं, मतलब कितना सफल हो पाएगा कारगर? देखिए, जो एक शब्द जो चलता है मनुवाद, वो मनुस्मृति से आया है और ये एक ऐतिहासिक शब्द है। बौद्ध काल में जब लोग पाखंड से हटकर कर्म पर ध्यान देने लगे थे, यानी कि श्रमण व्यवस्था आ गई थी, तो उसको काउंटर या कमजोर करने के लिए मनुस्मृति का रचना किया गया और इसको मनु नाम का कोई ऋषि था, उसके द्वारा रचा गया, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो मनुवाद व्यवस्था है वो भारतीय समाज को स्तरीकरण में तोड़ता है, बांटता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का जो जन्म है वो मनुस्मृति से हुआ है, जातिवाद का जन्म मनुस्मृति से हुआ है। तो जिस मनुवाद ने भारतीय समाज को भागों में बांटा है और जिसके कारण जो आज ऊंच नीच की खाई जो देखने को मिलती है, छुआछूत की जो खाई देखने को मिलती है, इसका जो जन्म हुआ है उसमें माना जाता है कि मनुस्मृति का योगदान है। अब ऐसे लोग जो मानवतावादी स्थापना, जो मानवतावादी जो व्यवस्था हो वो स्थापित न हो ऐसा चाहते हैं, वो ही चाह रहे हैं कि जो संविधान कमजोर हो और मनुस्मृति का जो विधान है वो भारत पर फिर से लागू हो। मनुस्मृति के बारे में आप लगातार ये कह रहे हैं कि उस समय लागू हुआ, किस समय, जब भी वो लागू हुआ, एक बड़ा भेद अंतर आप बता रहे हैं कि लोगों में भेद रहा, मनों में भेद रहा। स्त्रियों के साथ भी एक अलग भेद अक्सर ये कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आए, जब उनका संविधान आया तब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, लोगों को खुले तौर पे बोलने का अधिकार, लेकिन उसके परक अगर मनुस्मृति की अगर बात की जाए तो अगर जैसे कहा जाता था कि तेली का मुंह देखने से हजम नहीं होता, वो फला जाति का है तो वही काम करेगा, तो वो जाति भेद और संविधान में आप कितना फर्क देख पाएंगे? मतलब मनुस्मृति और संविधान के बीच कितना अंतर आप देख पाते हैं? महिलाओं के अधिकार के लिए भी मनुस्मृति में कई खंड लिखे गए हैं जिसमें महिलाओं को एक वस्तु की तरह बताया जाता है। अभी एक जगत गुरु एक है रामभद्राचार्य, उसने कहा था कुछ दिन पहले, वाइफ यानी कि पत्नी एक सिर्फ आनंद देने वाली वस्तु है। तो ये विचार कहां से आ रहा है? ये विचार मनुस्मृति से आ रहा है। मनुस्मृति में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब महिला या लड़की जब बच्ची होती है तो वो पिता के अधीन रहेगी, बड़ी हो जाएगी तो बाप के अधीन रहेगी, और मान लो विधवा हो जाएगी तो अपने बेटे के अधीन रहेगी। यानी कि स्त्री कहीं भी मतलब एक स्वतंत्र सोच लेके अपने दम पर एक मुखिया जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। ये जो सोच है ये सदियों से चली आ रही थी। अब जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने इस चीज को देखा, तो सती प्रथा का अंत किया और जो कुरीतियां उन्मूलन थी उसको उन्होंने पाबंदी लगाई। और इसका सबसे पहले जो विरोध इसका जो मनुस्मृति का किया वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया और अपनी पत्नी को पढ़ाया। अब कालांतर में डॉक्टर अंबेडकर जब आए तो उन्होंने पूरे भारतीय जो वेद पुराण शास्त्र मनुस्मृति सबका अध्ययन किया और 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, जिसको मनुस्मृति दहन दिवस कहा जाता है। फिर बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में इस अधिकार को निहित किया कि महिलाओं को पति की संपत्ति में और उससे पहले पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, साथ ही शिक्षा में, और उनको मैटरनिटी लीव आदि उनके प्रावधान थे जिसको हालांकि लागू नहीं कर पाए। लेकिन अगर सही मायनों में यह कहा जाए कि भारत में स्त्रियों के मुक्तिदाता के रूप में अगर कोई है, कोई देवता है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर ही है। मैं तो यह मान के चलता हूँ, यह कहता हूँ कि जितने भी आज महिलाएं देवी देवता और तमाम चीजों में खुदा अल्लाह गॉड जो भी में लगे हुए हैं, सबसे पहले उनको अध्ययन करना चाहिए। और जो आज आधुनिक युग में उनको जो अधिकार मिला है वो कहाँ से मिला है, तो उनको पता चलेगा कि उनके सबसे बड़े मसीहा डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान में उनके लिए समानता, शिक्षा और गरिमा का पूरा व्यवहार किया और वोटिंग के दर्जे के साथ साथ उनको हर अधिकार में उनको बराबर भागीदारी दी। आप लगातार अंबेडकर का जिक्र कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति पर आप बात कर रहे हैं। मनुस्मृति की जब बात हो रही तो उससे उल्टा आप संविधान पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से यह भी देखा जाता है कि जो अंबेडकर सरनेम है वो भी ब्राह्मण ने दिया था और ये ब्राह्मण का दिया सरनेम है, तब आप कहाँ रखते हैं? क्योंकि सारा चीज तो ब्राह्मणों की देन है, तब आप उसको कैसे लगा? देखिए, नाम कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षा से जो ताकत निकलती है, शिक्षा से यह समझ में आता है कि हमें कोई लकीर का फिकिर नहीं बनना है, जो पीढ़ी से चला आ रहा हो वो नहीं बनना है। देखिए, ब्राह्मण का दिया हुआ हो सकता है, हम ब्राह्मण का विरोध कोई नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए।
ब्राह्मणवाद यानी कि जो मनुवाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इंसान को डिवाइड करता है, वो विभेद करता है, उसके खात्मे की ओर एक सभ्य समाज को चलना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर का शुक्रिया तो जो अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण समाज है, कोई भी समाज, उनको भी करना चाहिए, क्योंकि जो असमानता का जो कलंक था भारत के माथे पर, उसको दूर करने का काम तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। अब सोचिए, आज इस 21वीं सदी के तकनीकी युग में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अपने चरम अवस्था पर है, वहां अगर ये चीज होती कि मनुस्मृति के आधार पर भारत का विधान चलता और डॉक्टर अंबेडकर नहीं आते, तो भारत आज जहां पे खड़ा है, जो विश्व में जो समानता की नजरों से जो थोड़ा बहुत भारत आगे बढ़ पाया है, वो कहां बढ़ा होता। इसीलिए तो हर कास्ट कैटेगरी के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको ठीक से अध्ययन करना चाहिए। तो अंबेडकर चाहे वो किसी का दिया हुआ नाम हो, देखिए गुलाब का फूल है, अगर गुलाब के फूल का आप चमेली भी नाम रख दें तो उसमें खुशबू तो गुलाब की है, तो नाम में कुछ नहीं रखा है। बात ये रहती है कि आप अपना कैसा एसेंस, कैसे गुण समाज को परोसने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज की परवाह न करते हुए कि नाम कहीं से मिला है, ताउम्र हर वर्ग को बराबरी की गरिमा और अधिकार देने का काम किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर जो है कहना चाहिए कि अंबेडकर को ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी हो, अगर जिनकी नीयत सही है और संविधान कमजोर भी हो, तो वो इसका बढ़िया फॉलो करवा सकते हैं, और जिनकी नीयत खराब हो और संविधान कितना भी अच्छा हो, उसका पालन नहीं करा सकते। इसकी दुविधा आप खुद देखिए, अभी भारत में ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हैं जिनका सिद्धांत मूलतः संविधान विरोधी है, वो चाहते ही नहीं है। आज वो तालिबान से हाथ मिला रहे हैं, वो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं 2014 से, जब से सत्ता में आए तब से। तो उनका जो मूल चरित्र है वो स्त्री विरोधी है। आज एक जो संस्था यहाँ पे चलती है, आरएसएस संस्था, उन्होंने देश हित में क्या काम किया है? कोई भी काम नहीं किया है। कि देश हित में क्या लड़ाई लड़ी है? कोई लड़ाई नहीं लड़ी, न तो आजादी की लड़ाई लड़ी, और न कभी पूल इंजीनियरिंग या कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती, वहां भी उनका हमने कोई उल्लेख देखा नहीं है। तो आज भी उनका जो प्रमुख है, कोई महिला बन नहीं पाती है। तो मनुस्मृति का जो थॉट है कि स्त्री को हमेशा दबा के रखना चाहिए, एक दूर रखना चाहिए, उस थॉट पर तो भाजपा और आरएसएस चल रही है। ये एक तरह से इसका सामान्यीकरण कर दिया गया। तो इसीलिए जो प्रबुद्ध व्यक्ति होगा या जो महिलाएं होंगी, उनको किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि उनको अधिकार कहां से मिला और किस जगह पर उनको अधिकार कम करने की कोशिश आज भी जारी है। आप भाजपा पर सवाल कर रहे हैं, आरएसएस पर सवाल कर रहे हैं, पर उसी आरएसएस और भाजपा में ही तो बने कहीं न कहीं उनके संरक्षण के चलते आज देश की महिला राष्ट्रपति आदिवासी है और महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। ये तो सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर दिया उन लोगों ने। देखिए, जब आप तरक्की करते हैं तो लिंग यानी कि स्त्री है पुरुष है इसकी बात नहीं आती, मानवता की बात आती है। मैंने मानवता स्थापित करने की बात इसीलिए कही कि देखिए, रामनाथ कोविंद को आप राष्ट्रपति बना दिए, या जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी उनको बना दिए, इससे बात नहीं होती। आप देखिए, राष्ट्रपति बना दिए थे। आज अनुसूचित जनजाति की स्थिति क्या है? आज भी 3 साल पहले जब राजस्थान के एक स्कूल में बच्चा पानी पी रहा था तो मास्टर ने उसको ऐसा माना कि बच्चे की मौत हो गई। आज एक महिला राष्ट्रपति है, उसके बाद ये आज स्थिति क्या है? मणिपुर आज 4 साल से जल रहा है, आज बस्तर कितना बेहाल है, आज महिलाओं की स्थिति क्या है पूरे देश में देखिए। तो किसी पद में एक मुखौटा जैसा किसी को बना देने से उस वर्ग की तरक्की नहीं हो जाती। मुझे बना दिया जाए, मैं बहुत बड़े पोस्ट पर पहुंच जाऊं, उससे क्या हो जाएगा? ये उनको ये कह सकता है कि हमने इस वर्ग के व्यक्ति को हमने इस जगह पे बिठा दिया तो उस वर्ग की तरक्की हो जाएगी। भाई, मैं खाना खाऊंगा तो आपका पेट कैसे भर सकता है? तो ये एक रबर स्टाम्प की तरह सत्ता के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि हमने तुम्हारे एक व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, तो उसके खेत में पानी गिरा तो उसकी फसल अच्छी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी वर्गों को उसका लाभांश मिल गया। आज देखिए ना, आज मूलभूत जरूरतों से आज पूरा जो निम्न वर्ग है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, माइनॉरिटीज है, यहाँ तक कुछ अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो मूलभूत अधिकारों से, मूलभूत जरूरतों से दूर क्यों है? आज 80 करोड़ लोगों को हमको खाना देना पड़ रहा है। ये बहुत इसको गर्व की तरह प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये शर्म की बात है। आज जहां पे जापान जैसे छोटे छोटे देश, चीन जैसा देश, रूस जैसा देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समृद्ध है, बराबरी आ गई है, यहाँ आज भी हम जाति के आधार पे गैर बराबरी को देखने को मिलती है। मनुस्मृति का विधान आप पढ़ेंगे तो ये एक स्केल की तरह है, ऊपर से नीचे एक खड़ी व्यवस्था है। जाति के आधार पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, आपका मान, सम्मान, शिक्षा, संपत्ति सब कुछ बढ़ते जाता है, और जाति के आधार पे जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, आपका मान, सम्मान
और धन संपदा शिक्षा सब कम होते जाते हैं। यानी कि जो जाति में जो सबसे नीचे है, यानी कि जो भंगी है, जो गटर साफ करता है, उसका सबसे अधिक अपमान होता है, और जाति में जो सबसे ऊपर है यानी कि ब्राह्मण, उसका अधिक सम्मान होता है। तो इसी जो खड़ी व्यवस्था थी उसको बराबर करने का काम भारतीय संविधान में निहित है, और इसको गैर बराबरी करने का जो विधान है वो मनुस्मृति में निहित है, और महिलाओं को भी शूद्र की कैटेगरी में रखा गया। तो इसीलिए विज्ञान और संविधान दो ऐसी चीजें हैं जिनसे भारतीय जो बैकवर्ड समाज है उसको बराबरी पर आने का एक मौका मिला, जिसके लिए कालांतर में आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण क्या है? आरक्षण सिर्फ एक अवधारणा है जिससे कमजोर को थोड़ी अधिक वस्तु या पदार्थ या अवसर मुहैया कराने की कोशिश है। भाई घर में दो बच्चे हैं, एक कमजोर है जो बीमार है और एक मजबूत है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर उसके लिए दवाइयां लिखता है और ऐसा कुछ लिखता है कि इसको दूध और फल अन्य चीजें दी जाए जिससे बच्चा उस बच्चे की तरफ बराबरी कर ले। तो ये आरक्षण विरोधी है। अभी एक देश में एक आंदोलन चल रहा है, मोटो चल रहा है, आरक्षण हटाओ। तो हम तो ये कहते हैं कि आरक्षण मत हटाइए, आप जाति ही हटा दीजिए, आरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो मनुस्मृति है, एक सदियों से एक खास वर्ग को, पुरुष को आरक्षण देने की एक व्यवस्था थी, जिसे गैर बराबरी को उसको हटाने की कोशिश के तौर पर संविधान को लाया गया। लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि जो थोड़ी बहुत खुशहाली आई है, यानी कि जो संविधान में जो सिद्धांत है उन वर्गों को बराबरी पर लाने की, इसीलिए वो पुनः इस बात की कोशिश करते हैं कि मनुस्मृति जैसी चीज इस देश में लागू हो। मनुस्मृति में ही यह प्रावधान था कि जो कमजोर वर्ग है वो जब रास्ते पर चलेंगे तो गले में हांडी होगी, पीछे झाड़ू रहेगा, और वो जो बड़े वर्ग रहेंगे वो जब आएंगे तो उनके पैर के निशान मिट जाए, ताकि उनसे वो अछूतपन जो है वो छुआछूत न फैल जाए। ये विधान मनुस्मृति का विधान है। भाई गले में हांडी लगाने का क्या मतलब है? आज वो हांडी परिष्कृत होकर कांवड़ यात्रा में हांडी लेके घूम रहे हैं, लगभग यही है। आज यूपी का दृश्य हम सबने देखा है। आज जो हमारे बच्चे हैं उस हांडी यात्रा के बहाने कितने अश्लील इशारे कर रहे थे। आपने किसी और धर्म में देखा होगा कि ऐसे अश्लील इशारे किए जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, सेक्सुअलिटी को जो उसको दर्शाया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारा कौन सा भगवान प्रसन्न होता होगा कि जब हम उनके एक तरह से उत्सव में जा रहे हैं तो महिलाओं को लेके या सेक्स को लेके अश्लील इशारा कर रहे हैं। तो इस चीज को जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, शोध नहीं करेंगे, समझेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ये कहती है कि कांवड़िए जाए तो उनके पलक बिछाए जाए, उसके लिए स्कूल बंद किया जा रहा है, करा दिया गया। मतलब ये कैसी व्यवस्था है? मुझे जरूरत रोजगार की है और आप मुझे एक आडंबर जैसी चीज दे रहे हो, तो मैं कैसे तरक्की करूंगा? मुझे रोजगार मिलेगा तो मैं अपने माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे पाऊंगा, उनके लिए बेहतर भविष्य दे पाऊंगा। तो इसका जो प्रावधान है मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से है कि शिक्षा लेने का अधिकार कमजोरों को नहीं है। तो मनुस्मृति को लाएंगे तो भारत का एक जो बड़ा वर्ग है शिक्षा से वंचित होगा, अधिकार की बात नहीं करेगा। इसीलिए जो अभी मनुस्मृति पर चर्चा चल रही है वो चर्चा चलनी चाहिए। जब तक बीमारी का पूरा मुआयना नहीं होगा, डायग्नोसिस नहीं होगा, डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? इसीलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए। धर्म जो है, अध्यात्म जो है, एक मानसिक स्थिति है, उसको मेरे आत्मा में होने चाहिए, एक मन की स्थिति है, न कि एक प्रदर्शन की स्थिति है। तो ये जो फॉलो जो किया जा रहा है वो मनुस्मृति के आधार पर ही किया जा रहा है। आपने एक बड़ी बात कही कि गले में हांडी बांधे जाने वाली है, अब कांवड़िया कांवड़ के रूप में हो गया है। पर ये जो बात है गले में हांडी बांधे, वो बीते दौर की बात है। आज तो नहीं है ऐसा कुछ, आज तो ऐसा कुछ भेदभाव नजर नहीं आता। फिर आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो स्वरूप बदला है, बस कुछ और नहीं? लेकिन आज भेदभाव तो कहीं नहीं हो रहा है। लोग दलितों के घर में जाकर के खाना खा रहे हैं, लोग आपके साथ उठ बैठ रहे हैं। फिर ऐसा भेद माने मनुस्मृति और इसमें आपको फर्क क्यों लग रहा है कि मनुस्मृति आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी? तमाम बड़े शिक्षा संस्थानों में आपके लोग बैठे, तमाम संस्थानों में सारे जाति वर्ग के लोग बैठे हैं, तब फिर भेदभाव कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, इस देश के धन का हिस्सा देख लीजिए। आज देश में 50% जो दौलत है वो 1% लोगों के पास है।
ठीक वही शिक्षा का हाल है। आरक्षण के आधार पे चंद लोग अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, संवैधानिक आधार पे वो हमसे भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि जो सामने हांडी लगाते थे और उसको कांवड़ यात्रा से अगर हम रिलेट कर रहे हैं, तो ये वही है कि आप स्कूल को बंद करा के उनको ले जा रहे हैं। उनको बताइए तो सही लाभ क्या मिलेगा। आप मेडिटेशन करिए। उस स्थिति में ना जाकर ये हम एक उत्सव मनाने से, धार्मिक परंपराओं से हम रोक नहीं रहे, लेकिन आप चरस गांजा शराब पीकर आप यात्रा करते हैं, कौन सा देवता खुश होता होगा। अब आ जाती है उस बात पर जहां आप कह रहे हैं कि गैर बराबरी। आज आप देखिए भारत में समाज में गैर बराबरी हजारों सालों से है और इसका असर आज एक बड़ी आबादी मूलभूत जरूरतों से भी दूर है। उनको शिक्षा नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, मतलब घर नहीं है। ये चीज आप सुदूर जगहों पे जाते हैं या किसी शहर के निचले इलाके में जाते हैं तो देखने को मिलता है। इसको लिपापोती करने के लिए सत्ता अपने ढंग से स्वांग रचता है, स्टाइल करता है। इसमें एक बात आ जाती है कि जो जातिगत भेदभाव है, कोई दलितों के घर जाके खाना खा रहा है, कोई उनके साथ बढ़िया परिधान फोटो खिंचवा रहा है आदिवासियों के साथ, मतलब आप उनको एक वस्तु समझ रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए उनके घर खाना खाने जाए। बदलाव तो तब आएगा जब आप उनको अपने घर में लाएंगे, अपने घर में खाना खिलाएंगे या अपने परिवार की महिलाओं के साथ उनको बराबरी का बैठने का सम्मान मौका देंगे। ये एक शुरुआत होगी, लेकिन समाज तरक्की तभी करेगा जब आप उनको उस लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे कि जिस लेवल पे आप हैं, शिक्षा के लेवल पे, समाज के लेवल पे, उस लेवल पर भी उन वंचितों को, उन गरीबों को देने की कोशिश करेंगे और बराबरी पे लाएंगे। तो ये कोई बात नहीं है कि आप उनके साथ फोटोग्राफी करवा लें या उनके साथ कुछ करवा लिया। भाई इसमें इंसानियत क्या है? जब तक मैं आपको सम्मान न दूं, वो सुविधा न दूं, तब आप मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मूलतः जो सिद्धांत आया वो मनुस्मृति से आया है। संविधान ने उसको काउंटर किया, तो काउंटर करने के लिए फिर से जो एक पाखंडवादी जो सरकार आई है, फिर से मनुस्मृति को, जातिगत भेदभाव को मजबूत करने के लिए नई शिक्षा नीति को बर्बाद करना चाहती है। यानी कि नई पीढ़ी को उन परंपरागत कामों की तरफ धकेलना चाहती है जहां पे उनके माता पिता काम करते थे। नई शिक्षा नीति में 15,000 कॉलेजों को बंद करने का प्रावधान है। क्यों है? ताकि अगर कोई बढ़ई रहता, अगर कोई परंपरागत जो मोची का काम करता, उसका जो नया बेटा है वो मोची का काम सीखे, यानी कि जातिगत जो काम था वो हस्तांतरित हो। ये मकसद है। तो इसीलिए मनुस्मृति को कहा जा सकता है कि भारतीय समाज को सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित किया है पिछले 2500 साल से। यह भारत जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ पाया है, तो सबसे बड़ा उसका कारण जो है